स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको जो है वो पेपर स्कीम बताई थी और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बात स्टार्ट की थी, एटम्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, हम लोग यहाँ तक मौजूद थे। अब मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगा, मास नंबर को फर्दर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, कि मास नंबर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए, हमने कहा कि मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम होता है। अच्छा, अब इसी से एक बात हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक सवाल आ गया आपके पास और नीचे आपको डिफरेंट एटम्स दे दिए और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के नीचे वाला जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और किसी भी एलिमेंट के ऊपर वाला नंबर क्या होता है, उसका मास नंबर होता है। ठीक है, तो आप जरा देख लें, उसने दिया ऑक्सीजन, नीचे लिखा 8, ऊपर लिखा 16। अच्छा बेटा, अब आपको ये बात पता है कि जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, मास नंबर है। सही, ये मास नंबर है और ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसको हम Z कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। ये बात आपको पता है। अच्छा, आपने लिखा है, आपने नीचे लिखा भाई, अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 8। इस एलिमेंट में टोटल 8 प्रोटॉन है और ये एटॉमिक नंबर अभी है। अच्छा, अब आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। मतलब अगर मैं इस वे से प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास, न्यूट्रॉन। तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर को 16 को नीचे वाले से क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8 न्यूट्रॉन हो गया। अब रहिए इलेक्ट्रॉन। याद रखना जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम का मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो, जैसे कि न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबका बता दिया। चलो एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं तुम लोगों को। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है कैल्शियम, राइट। इसके नीचे लिखा हुआ है 20, ऊपर लिखा हुआ है 40। अब आपसे कहते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z और इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 20, यानी इसके अंदर प्रोटॉन इतने 20 हैं। फिर आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, 40 माइनस 20 तो कितने आ जाएंगे, 20 न्यूट्रॉन। इसी तरह फिर आप फाइनली किस पे आओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो मैंने कहा था कि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन भी कितने लिख दिए, 20 लिख दिए। सही है भाई, ये कहानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गया न्यूट्रल एटम की। अगर अब चार्ज आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना। देखो, चार्ज स्पीशीज से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कर देता हूँ। एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस एटम को कहेंगे कैट आयन। सही, चलो बल्कि इसको इस तरह नहीं समझते, इसको इस तरह समझ लेते हैं। पहले आयंस की बात कर लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद फिर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दी। अब मैं फर्दर एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर फिर इस सवाल को एक और दफ़ा मैं डिस्क्राइब करूँगा। तीसरी जो डेफिनेशन है ना हमारे पास, एटॉमिक नंबर मास नंबर है, तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास आइंस। आइंस क्या होते हैं? आइंस का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल। आइंस का मतलब क्या होता है? चार्ज्ड पार्टिकल। किसी भी एटम पे अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे जब कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, मिसाल के तौर पे। और आपको बात पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल कब बनता है, ऐसा क्यों होता है? सुनना, एटम व्हेन loses its electron, जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या बताता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्या बताता है पॉजिटिव चार्ज? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी को बताता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। सही है? यानी अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो एटम नहीं है बल्कि आयन है। और वो आयन कैसे बना है? कि उस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। और याद रखना कि ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज जो आयन होता है, इस पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कैट आयन। क्या कहते हैं? कैट आयन। ठीक है, सारी बातें बता दी मैंने। अब अगर सर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो एटम व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे। तो गेन करने के नतीजे में बेटा उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और माइनस चार्ज किस चीज की निशानी होती है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। माइनस चार्ज किस चीज की निशानी है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही। और माइनस चार्ज आयन को, माइनस चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आयन। क्या कहते हैं? एन। अब इससे ये पता लगा कि जब कभी भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। अगर एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, दो पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तीन पॉजिटिव है तो तीन इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, और अगर एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, दो नेगेटिव है तो दो गेन किए हुए, तीन है तो इस तरह। अब मैं ये वाले सवाल को इन तमाम चीज़ों पे अप्लाई करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब आपके पास सवाल आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ protons, electrons and neutrons in the following ions, in the following ions। सही है? क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आयंस। उसमें वो पहला दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है +1 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सही, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता है? Z से। कितने होंगे? 11। प्रोटॉन की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है,
चार्ज कब डेवलप होता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। लूज करने पर प्लस चार्ज आता है, गेन करने पर माइनस चार्ज आता है। ये बात हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11, एटॉमिक नंबर 11। मास नंबर के लिए क्या बताया था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या बताया था? जल्दी बताओ। न्यूट्रॉन के लिए क्या बताया था? कोई बताने वाले नहीं, मैं खुद ही बताऊंगा कि आप न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 23 को 11 से माइनस कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। सही। इसी तरह अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो और से सुनना। देखो, मैंने उस वक्त क्या कहा था? मैंने कहा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुई थी ना बात? ये बिल्कुल सच है और हक है और इसमें कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे भी बात यही है, लेकिन अब प्लस चार्ज आ गया। सर प्लस चार्ज का मतलब चार्ज उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है, गेन करता है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो अगर प्लस चार्ज हटा दिया जाए तो कितने, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्लस चार्ज लगा दिया जाए तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आपने क्या लिखनी है? 10 लिखनी है। समझ भाई? तो 1 प्लस की जैसे 10। मिसाल के तौर पर सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये केस दे दिया जाए, सही है। अब इस केस में इस मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज लगा हुआ है? +2 चार्ज लगा हुआ है। और इसका अब बताओ इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z। और वो कितने हैं? 12। चलो भाई, न्यूट्रॉन के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। 24 माइनस 12 12 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो बताओ क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +2 का मतलब कितने कम है? 2 कम है। तो मतलब कितने हो जाएंगे? सही, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह अगर नंबर 3 दे दिया जाए तो क्या होगा? अगर मैंने नंबर 3 के दे दिया, ठीक है भाई। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने? 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 कर लो, पता लग जाएगा। 27 माइनस 13, भाई देखो 13 और 13 कितने होते हैं? 26 होते हैं। थर्टीन और 13 कितने होते हैं? 26। तो अगर आप 27 माइनस, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 14। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब बताओ जल्दी से, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये चार्ज एटम है, ये चार्ज इस पे लगा हुआ है। सही है? हाँ। तो सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चूंकि क्या हो रहा है, अब +3 चार्ज लगा है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, स्टार्ट कर दिया। तो यही इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा अब एक बच्चों बहुत खूबसूरत सी बात है, जरा गौर से देखना। ये भी एक आयन है, कैट आयन है। ये भी कैट आयन है, ये भी कैट आयन है। क्योंकि मैंने कहा था जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कौन सा आयन होता है? कैट आयन। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो कौन सा आयन होता है? ये कैट आयन है। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो तो ये सारे के सारे कैट आयन्स हैं। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को। सारे के सारे कैटाइन हैं। कौन कौन से कैटाइन है? कौन कौन से? 3, Na+, Mg+2, Al+3। और से देखो तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 10। इसके इलेक्ट्रॉन भी 10, इसके इलेक्ट्रॉन भी 10। अच्छा, तीनों के तीनों कैटाइन है, हैविंग सेम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसे कैटाइंस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, ऐसे कैटाइंस को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस। तो कोई तुमसे पूछ ले कि क्या सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन है या नहीं? बिल्कुल है। सोडियम प्लस पे +1 चार्ज होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन? 10। +2 चार्ज होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन? 10। +3 चार्ज होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से आयन है? कैटाइंस। सही। अच्छा, इसी तरह सर क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन हो सकते हैं? यानी ऐसे नेगेटिव आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज हो और उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो अब जरा देख लो, ये तो मैंने तुम लोगों को जितनी भी क्वेश्चन दिए थे कैलकुलेट द नंबर में, उसमें सब में मैंने तुम लोगों को कौन सी दी? पॉजिटिव चार्ज। मिसाल के तौर पे मैं तुमसे एक सवाल और दे दूँ इसी का। मैं तुमसे कहूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दैट एटम। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन, नीचे लिखा होगा 7, ऊपर लिखा होगा 14 और उसके ऊपर चार्ज का लगा होगा -3। सही है। चलो अब बताओ कितने प्रोटॉन्स होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 7। जो नीचे वाला नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले नंबर को किससे माइनस करते हैं? नीचे वाले से। तो कितने हो जाएंगे? 7। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमारा क्या नजरिया है? जब किसी एटम पे कोई चार्ज आता है तो इसका मतलब उसने एटम इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं या गेन किए होते हैं? प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, माइनस चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। अब देखो इस नल्ले नाइट्रोजन पे कितना चार्ज लगा हुआ है? -3 चार्ज लगा हुआ है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। वैसे मैं क्या बता रहा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। चलो एक एग्जाम्पल ये हो गई। चलो इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। चलो ऑक्सीजन 8, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इस पर भी -2 लगा दो, देख लो। अब बताओ कितने प्रोटॉन होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर को किससे माइनस करेंगे? नीचे से। तो 16 माइनस क्या हो जाएगा? 8। तो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? 8। फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके? 8। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आ गई बेटा, फ्लोरीन। ऊपर -1, इस पे क्या लिखा हुआ है? 19, नीचे क्या लिखा हुआ है? 9। चलो भाई बताओ, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे रिजवान बताओ? चलो 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? 19 - 9। तो कितना हो जाएगा भाई? 19 - 9 करो, 10। सही है, 10 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9, लेकिन -1 है तो कितने हैं? 10। अब जल्दी से बताओ, ये 3 के 3, ये तो पॉजिटिव आइन थे। पॉजिटिव आइन को क्या कहते हैं? कैटाइन। नेगेटिव आइन को क्या कहते हैं? एनाइन। ये तीनों नेगेटिव आइन हैं, इन तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम इन तीनों के बारे में ये क्या कहेंगे कि ये तीनों कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस है। ये तीनों कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैंने तुम लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन भी बता दी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन भी बता दी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आइंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आइंस के बाद इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर, और फिर उससे फिर न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी जो है ना वो ठीक है भाई, ये यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब एटम के बारे में बात कर ली, एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर ली, मास नंबर को बता दिया, आइंस को बता दिया, कैटाइन बता दिए, एनाइन बता दिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आइन बता दिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आइन बता दिए। किताब में नहीं है फिर भी बता दिए, ताकि आपका भला हो जाए, ताकि आपका भला हो जाए। लेकिन आप लोग अपना भला करना ही नहीं चाह रहे, पढ़ना ही नहीं चाह रहे। अब में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी सी मुश्किलात क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो अब जरा सुन लो। अब मैं अपनी बात का आगाज अगले टॉपिक्स पे कर रहा हूँ। अब तो एटम की बात की ली ना हमने, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों तीसरी चीज,
चौथी चीज है मॉलिक्यूल्स। सही, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक डेफिनेशन, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो सकता है। मिसाल के तौर पे दो या दो से ज़्यादा एटम मिले हुए हैं और तो मैं उनको मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। एक पहली बात। दूसरी बात, चलिए सर मिसाल दे दें ताकि बात क्लियर हो जाए। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की एग्जाम्पल, H2O, कितने एटम मिले हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। CO2, CO2 कितना एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है। इसी तरह HNO3 कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है। इसी तरह H2SO4 ये सब के सब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है। इसी तरह CH4 मीथेन गैस, घरों में कुछ गैस आ रही है, तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है और मॉलिक्यूल। पहली बात तो होगी। दूसरी बात इट मे भी बोला है मैंने, डेफिनेशन पक्की नहीं है, मतलब हर जगह ऐसे नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूजुअली दे आर इन लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूल ज्यादातर कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूल ज्यादातर लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट वाले मॉलिक्यूल नहीं होते। वो क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि H2O लिक्विड स्टेट, CO2 गैसियस स्टेट, HNO3 लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट यूजुअली, ठीक है। H2SO4 लिक्विड स्टेट, H2SO4 लिक्विड स्टेट, तो यूजुअली ये क्या होता है, CH4 गैसियस स्टेट, तो यूजुअली ये कौन से स्टेट में होते हैं। और फाइनली तीसरी जो डेफिनेशन है, सही है, substance which can exist independently in nature। अगर कोई नेचर में वो सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है वो भी मॉलिक्यूल कहलाता है। ये बड़ी डेफिनेशन है, सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन, सबसे नंबर 1 फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट क्लास डेफिनेशन। अब देखो सुनना, इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑल नोबल गैसेस आर कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब सुन लो, गौर से सुनो, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब सुनो सर, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल होते हैं, ये बच्चों वाली डेफिनेशन है। हर वो चीज जो नेचर में स्टेबल हालत में पाई जाए, चाहे वो अकेले रहकर स्टेबल हो, चाहे वो कंबाइंड स्टेट में स्टेबल हो, वो सब मॉलिक्यूल। अब ये कंबाइंड स्टेट में स्टेबल है तो मॉलिक्यूल है, ये अकेले स्टेबल है तो मॉलिक्यूल है। स्टेबल होना जरूरी है, तो जरूरी देखो, जब मैंने लिखा इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, आप स्टिक ना करें कॉम्बिनेशन ऑफ एटम पे, एक एटम भी मॉलिक्यूल कहला सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये अकेले स्टेबल हालत में, तो स्टेबिलिटी जरूरी है। कुछ लोगों को सहारे की जरूरत होती है, तो वो मिलकर रह रहे होते हैं, तो आप उनको डेफिनेशन बना रहे होते हैं कि तो मिलकर रह रहे हैं, कॉम्बिनेशन। सही है बेटा, तो बात होगी मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हो, चाहे वो अकेला होगा, वो स्टेबल हालत में पाया जाना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से ये मॉलिक्यूल की हमारी डेफिनेशन होगी। अब मैं फर्दर लेक्चर में, लेक्चर नंबर, इट वाज लेक्चर 2 राइट, लेक्चर 2 था, इट वाज लेक्चर 2, उसमें फिर मैं लेक्चर 3 में आपको फर्दर आगे डिटेल दूंगा, राइट।